नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल डीसी ज्योग्राफी क्लासेस में। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन अब तक आसानी से पहुंचती रहे। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और हम लोग झारखंड टीजीटी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे थे। तो उसी क्रम में आज हम लोग पार्ट 2 करने वाले हैं और आज हम लोग प्रश्न संख्या 16 से लेके 30 तक करने वाले हैं। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने प्रश्न संख्या 1 से 15 तक यानी 15 तक कर लिया था। आज हम लोग 16 से करने वाले हैं। तो आज का जो पहला प्रश्न है वो है, आग्नेय और कायांतरित शैलों में खनिजों की कम मात्राओं और अधिक मात्राओं को क्रमशः कहते हैं। क्वेश्चंस को ध्यान से समझिएगा। जब आग्नेय और कायांतरित ये जो दो रॉक्स है, सेल्स हैं, इसमें जो मिनरल्स का जो क्वांटिटी है, मात्रा होता है, इसमें कम मात्रा और अधिक मात्रा को क्या कहा जाता है? तो किसी भी रॉक में किसी चीज़ की अगर कमी हो तो वो परत कहलाती है। ठीक है, और जब उसमें खनिजों की अधिकता होती है तब वो तल कहलाता है। इसका सीधा संबंध आप इसको मोटाई से लगा सकते हैं। यानी आग्नेय और कायांतरित शैलों में जो खनिजों की मात्रा है वो अगर कम है तब ये परत कहलाएगी। ठीक है, लेकिन अगर इसी परत में खनिजों की मात्रा अधिक है तब ये तल कहलाएगा। ठीक है, सरफेस कहलाएगा। तो ये आपको बेसिक डिफरेंस था, ध्यान रखना है आपको। तो इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शैलों की सतही परतों को ढीला होने और उतरने के कारण उनका अवखंडन क्या कहलाता है? क्वेश्चंस को ध्यान से समझिएगा। जो रॉक है यानी सैल है, उसका जो सरफेस है, सरफेस लेयर यानी ऊपरी परत, अब ऊपरी परत के ढीला होने और उसके उतरने के कारण उनका अवखंडन होता है तो क्या कहलाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अपपर्पण। इसका इंग्लिश टर्म है एक्सफोलिएशन। इसका हिंदी टर्मिनोलॉजी आपको बहुत परेशान कर सकता है क्योंकि कई बार इसे अलग अलग नामों से हिंदी में लिखा जाता है। इसका एक अंग्रेजी मीनिंग है इंग्लिश में, जिसको याद रखिएगा, आपको हमेशा काम आएगा, एक्सफोलिएशन। ठीक है, तो एक्सफोलिएशन क्या होता है हम लोग थोड़ा उसको देख लेते हैं, समझ लेते हैं। अपपर्पण, तो जब भी कोई रॉक होता है, चट्टान होता है, तो क्या होता है कि मान लीजिए ये रॉक है और इसी रॉक में सनलाइट पड़ता है, चट्टान गर्म हो जाता है। अब इस सनलाइट पड़ने के कारण क्या होता है, ये चट्टान गर्म होता है और जब सनलाइट यानी शाम हो जाता है तो ये फिर चट्टान धीरे धीरे ठंडा होने लगता है। तो ये दैनिक प्रक्रिया है चट्टान का गर्म होना और ठंडा होना। लेकिन जब आप ऋतु परिवर्तन जब होता है, जब गर्मी के दिन में गर्मी, ठंडा के दिन में ठंडा, तो क्या होता है कि गर्मी के दिन में ये ज़्यादा गर्म हो जाता है और ठंडा के दिन में ये ज़्यादा ठंड हो जाता है। तो किसी भी चीज़ में कॉन्ट्रैक्शन, जब संकुचन होता है और एक्सपेंशन, फैलाव होता है, तो उसमें क्रैक पड़ जाते हैं, चटकन हो जाता है। ठीक है, तो क्या होता है कि जब चटकन पड़ता है तो बरसात के दिन में जब इसमें पानी जमा हो जाता है छोटे छोटे क्रैक्स में, वही पानी ठंडे के दिनों में बर्फ़ के रूप में जम जाता है और बर्फ़ के रूप में जमने के बाद फिर ये जब गर्मी का दिन आता है तो ये पिघलता है। तो ये जो प्रक्रिया है, इसके कारण क्या होता है कि इसका जो अपर सरफेस है, जो रॉक का ऊपरी परत है, वो धीरे धीरे ब्रेक होने लगता है और एक सीट के जैसा, चादर के जैसा ये अवखंडित होने लगता है। तो इसी प्रोसेस को एक्सफोलिएशन कहा जाता है। ओके, तो क्वेश्चन में यही था कि सतही परतों को ढीला होना और उतरने की प्रक्रिया को हम लोग एक्सफोलिएशन कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कथनों में से कौन सा रोडी के लिए सही है? अब यहाँ देखिए, रोडी समझिएगा तो नहीं समझ में आएगा, तो इंग्लिश टर्मिनोलॉजी को रेफर कीजिएगा, स्क्री। ठीक है, तो स्क्री के लिए सही क्या है? तो आपके पास ऑप्शन, 4 ऑप्शन है। रोडी बेहद अस्थिर है और उनके ढीले कोणीय ब्लॉक होते हैं। यह चट्टान निर्माण का एक उत्पाद है। अपक्षय प्रक्रिया से अप्रभावित रहता है। पृथ्वी केंद्र की तरफ स्थित है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, जो स्क्री है, रोडी है, ये क्या होता है, ये अनस्टेबल होता है, अस्थिर होता है। ठीक है, और इनमें
ढीले कोणीय ब्लॉक होते हैं। इसको आप यहाँ समझते हैं हम लोग, जो स्क्री होता है ना, ये छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े होते हैं, ठीक है, जो आपको पर्वतपदीय क्षेत्रों में आपको जमा हो देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होता है कि जैसे जैसे ग्लेशियर का मूवमेंट होता है या वाटर का मूवमेंट होता है, वैसे वैसे ये भी लुढ़कते लुढ़कते आगे बढ़ता जाता है। तो ये स्टेबल नहीं होता बल्कि अस्टेबल होता है। ऑप्शन में था आपका यह चट्टान निर्माण का एक उत्पाद है, तो बिल्कुल नहीं, ये चट्टान निर्माण का उत्पाद नहीं है, बल्कि ये चट्टान से अपर्दित हुआ होता है, ठीक है। अपक्षय प्रक्रिया से अप्रभावित रहता है, बिल्कुल नहीं, अप्रभावित नहीं, बिल्कुल प्रभावित रहता है, ठीक है। यह पृथ्वी केंद्र की तरफ स्थित होता है, तो ये भी नहीं है। तो करेक्ट आंसर इसका है बेहद अस्थिर होता है, यानी अनस्टेबल होता है, और इसमें ढीले कोणीय ब्लॉक होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चट्टानों का वर्गीकरण किसके द्वारा परिभाषित किया जाता है? ठीक है, चट्टानों का जो क्लासिफिकेशन होता है किसके द्वारा वर्गीकृत किया जाता है? तो ऑप्शन आपके सामने है, उनके रासायनिक संरचना, बनावट और निर्माण प्रक्रिया द्वारा, उनके केवल रासायनिक बनावट द्वारा, या केवल उनके बनावट द्वारा, या केवल उनके निर्माण प्रक्रिया द्वारा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कोई भी रॉक का जो क्लासिफिकेशन होता है उसके स्ट्रक्चर के बेस पे होता है, केमिकल स्ट्रक्चर के बेस पे, उसका जो बनावट है उसके आधार पर होता है, और उसका जो फॉर्मेशन का प्रोसेस होता है उसके आधार पर हम किसी भी रॉक का क्लासिफिकेशन करते हैं। तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक शैलों का निर्माण करने वाला खनिज नहीं है? ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा, खनिज नहीं है। नहीं, ध्यान से, अक्सर एग्जाम में क्या होता है कि लोग नहीं को ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है, इसीलिए उसका क्वेश्चन सही नहीं होता है। तो ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चंस को नहीं है पूछ रहा है। तो क्वार्टजाइट आपने पढ़ा होगा, फेल्सपार भी पढ़ा होगा, माइका जिसको अब्रक कहा जाता है ये भी पढ़ा होगा। ये न्यूट्रिनोनस नाम की कोई चीज़ ऐसी होती नहीं है जो कि इस रॉक के फॉर्मेशन में कंट्रीब्यूट करे, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर डी है, ठीक है, न्यूट्रिनॉन्स। बाकी क्वार्टजाइट, फेल्सपार और माइका ये तीनों सेल के निर्माण करने वाला खनिज है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देशांतर या संपीड़नीय भूकंप तरंगों को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, देशांतर मतलब लॉन्गिट्यूड, यहाँ जब इसका ट्रांसलेट करेंगे लॉन्गिट्यूड का तो वो देशांतर होता है, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूड, अब यहाँ लॉन्गिट्यूड का मतलब भूकंप से लीजिएगा, मैग्नीट्यूड जैसे होता है वैसा, ठीक है। तो इसका संपीड़नीय भूकंप तरंगों को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, पी वेव। वी वेव को देशांतरीय या संपीड़नीय भूकंपीय तरंग के रूप में जाना जाता है, या संपीड़नीय भूकंप तरंग के नाम से जाना जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतही तरंगों के लिए निम्न में से कौन सा कथन गलत है? फिर से ध्यान दीजिएगा, पूछ रहा है गलत है, तो क्या होगा सर आंसर? वे केवल भूपरपट्टी के माध्यम से चलते हैं, वे तत्व तरंगों की तुलना में कम आवृत्ति की तरंगें होती हैं, वे एक भूकंप मापी पर आसानी से पहचाने जा सकते हैं, और वे तत्व तरंगों से पहले आते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अब सतही तरंग दैट मीन्स पी वेव, तो ये केवल भूपरपट्टी पर संचालित होते हैं, वे तरंगों की तुलना कम आवृत्ति की तरंगें होती है, कम आवृत्ति की होती है, ठीक है, वे भूकंप मापी पर आसानी से पहचाने जा सकते हैं, लेकिन ये तत्व तरंगों से पहले आते हैं, ये नहीं, ये तरंगों के बाद आते हैं। ओके, इसलिए डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1913 में किसने एक भूकंप की तरंगों का विश्लेषण कर पृथ्वी के केंद्र की त्रिज्या का निर्धारण किया? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बेनो गुटेनबर्ग, ठीक है, ऑप्शन देख लीजिएगा, अल्फ्रेड वेगनर, इमैनुअल स्वीटनबर्ग और रिचर्ड विक्टर। तो यहाँ जो कन्फ्यूजन होता है वो रिचर्ड विक्टर में और बेनो गुटेनबर्ग में होता है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए,
बेनो गुटेनबर्ग। और इसी बेनो गुटेनबर्ग के नाम से आपने जब पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़ी होगी तो उसमें गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी आता है, ठीक है। तो इन्हीं के नाम पर उस डिसकंटिन्यूटी का नाम भी पड़ा था, जिन्होंने भूकंपीय तरंगों का विश्लेषण करके और पृथ्वी की रेडियस का मापन किया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्टर पैमाना भूकंप की तीव्रता को मापने का सबसे सामान्य पैमाना है। इसमें प्रत्येक बिंदु किसका प्रतिनिधित्व करता है? इसमें मापे गए विस्तार से 8 गुना बढ़ोतरी, मापे गए विस्तार से 10 गुना बढ़ोतरी, मापे गए विस्तार से 12 गुना बढ़ोतरी, या मापे गए विस्तार से 14 गुना बढ़ोतरी। तो आपको पता होगा कि जो रिएक्टर स्केल में जो पैमाना होता है वो एक रिएक्टर स्केल में अगर वृद्धि होता है जिसका मतलब वो 10 टाइम्स बढ़ जाता है, 10 गुना का बढ़ोतरी हो जाता है। अगर कोई रिएक्टर स्केल, कोई भूकंप का जो मैग्नीट्यूड है वो रिएक्टर स्केल पर 2 है और कोई रिएक्टर स्केल 3 का भूकंप है, तो इसमें जो डिफरेंस होगा वो 10 टाइम्स यानी इससे 10 गुना शक्तिशाली ये होगा, ठीक है। तो एक पैरामीटर अगर बढ़ता है तो उसका मतलब है कि उसका 10 गुना बढ़ोतरी हो रहा है। ओके, तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ओके, जो रिएक्टर पैमाना होता है वो कुछ इस प्रकार से भूकंप का जो वेव होता है उसका मेजर करता है, मेजरमेंट करता है। तो एक मैग्नीट्यूड में जब वृद्धि होती है तो वो 10 टाइम्स एनर्जी को अधिक शो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से भूकंपीय तरंगे तरल माध्यम में से यात्रा कर सकती है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर है पी तरंगे, एस तरंगे, एल तरंगे, आर तरंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पी तरंगे। आपको पता होगा कि पी वेव ठोस, तरल और गैस, और एक और अवस्था होता है जिसको मोल्टेन या प्लास्टिक अवस्था कहा जाता है। ये तीनों अवस्था में पी वेव ट्रैवल कर सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, भारत का कौन सा राज्य भारत के भूकंप जोन 5 के अंतर्गत नहीं आता है? ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका ऑप्शन है उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और मध्य प्रदेश। तो इसका करेक्ट आंसर डी है, मध्य प्रदेश। आपको भी पता होगा जो भारत को भूकंप जोनों में जो बांटा गया है वो 5 भूकंप जोनों में बांटा गया था पहले, लेकिन अब भूकंप जोन जो 1 और 2 है उसको एक ही में मर्ज कर दिया गया है। तो इस प्रकार अब भूकंप जोन 4 ही रह गए। तो जो भूकंप जोन 4 है उसमें पहला जोन है वो भूकंप जोन 2 है, 3 है, 4 है और 5 है। ये 5 मतलब ये 4 भूकंप जोन है जिस भूकंप जोन में पूरे भारत को बांटा गया है। अब जो भूकंप जोन 5 है, ठीक है, ये सबसे भयंकर भूकंप जोन है। इसमें जो भूकंप की तीव्रता होती है सबसे अधिक होती है, जिसके अंतर्गत पूर्वोत्तर भारत का क्षेत्र शामिल किया जाता है। इसमें जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात के कच्छ का कुछ हिस्सा, उत्तरी बिहार और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो भूकंप आते हैं उसको भूकंप जोन 5 में रखा जाता है। ठीक है, अब अगर भूकंप जोन 4 की बात करें तो इसमें जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश के शेष भाग, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, सिक्किम, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल के उत्तरी हिस्से, गुजरात, राजस्थान के कुछ हिस्से और पश्चिमी तट के पास महाराष्ट्र के छोटे हिस्से सम्मिलित हैं। ठीक है, वहीं भूकंप जोन 3 में केरल, गोवा, लक्षद्वीप समूह, उत्तर प्रदेश, गुजरात और पश्चिम बंगाल शेष भाग, ठीक है, पंजाब के कुछ भाग, बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, झारखंड के कुछ हिस्से, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक शामिल हैं। तो यहाँ झारखंड टीजीटी में हो सकता है कि आपसे पूछा जाए कि झारखंड जो प्रदेश है वो भारत के किस भूकंप जोन में आता है, तो भूकंप जोन 3 होगा। ठीक है, ये आपको याद रखिएगा। और जो बाकी शेष बचे हैं वो भूकंप जोन 2 में आते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व राजनीतिक और भौगोलिक सीमाओं व भूकंपीय गतिविधि के आधार पर कितने फ्लीन इंगडल क्षेत्रों में विभाजित है? ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका जो है ऑप्शन नंबर बी है, 754 फ्लीन इंगडल क्षेत्रों में बांटा गया है पूरे विश्व को। ठीक है, इसके बारे में डिटेल से आप
थोड़ा स्टडी कर लीजिएगा, ताकि हो सकता है कि प्रश्न यहाँ से रिपीट हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार का सबसे युवा मुर्दार पर्वत कौन सा है? यंग फोल्ड माउंटेन, होज पर्वत, पश्चिमी घाट, सतपुड़ा पर्वत या हिमालय? तो करेक्ट आंसर इसका हिमालय। यंग फोल्ड माउंटेन है हिमालय, सबसे युवा। ठीक है, और हिमालय का उत्थान अभी भी चल ही रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुजोन द्वीप पर स्थित माउंट पिनाटुबो एक ज्वालामुखी कहाँ पर है? ऑप्शन है जापान, इंडोनेशिया, फिलीपींस और हवाई। तो इसका करेक्ट आंसर है फिलीपींस। जो माउंट पिनाटुबो है वो लुजोन द्वीप पर स्थित एक ज्वालामुखी द्वीप है जो कि फिलीपींस में है। कहाँ? फिलीपींस में। तो ये आपको ध्यान रखना है, और विश्व के प्रमुख ज्वालामुखियों को आपको एक बार देख लेना है, ताकि कहीं से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। बहुत सारा ज्वालामुखी जो कि आपके एटलस में नहीं होगा, आपके बुक्स में नहीं होगा, तो उन सारे चीज़ों को आपको सर्च करके और अच्छे से देख लेना चाहिए। आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का अंतिम प्रश्न है, उत्तरी अमेरिका में माउंट सेंट हेलेन किसका उदाहरण है? एक डोम पर्वत का, एक ज्वालामुखी पर्वत का, एक पठारीय पर्वत का या एक ब्लॉक पर्वत का? तो करेक्ट आंसर है एक ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण है माउंट सेंट हेलेन, जो कि कहाँ है? उत्तरी अमेरिका में है। ओके, ये है आपका माउंट सेंट हेलेन। ठीक है, माउंट सेंट हेलेन जो पर्वत है ये उत्तरी अमेरिका में है, आपका अमेरिका में। अब जब अमेरिका का मैप आप देखेंगे तो आपको माउंट रेनियर, माउंट एडम्स, माउंट सेंट हेलेन, फिर आपको थ्री सिस्टर और क्रेटर लेक, ये ज्वालामुखी पर्वत आपको देखने को मिल जाएंगे संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और चूँकि आपको आपका सिलेबस में भी यूएसए को पढ़ना है, तो यूएसए को आपको ध्यान से पढ़ना होगा, तभी ये हो पाएगा। ओके, तो यही था आज का हमारा सेशन। आई होप कि सेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। अगर हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जुड़ सकते हैं। सेशन अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को। मिलेंगे नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए धन्यवाद।